नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 26 जुलाई 2023। थोड़ी देर पहले हर्षित सर ने एडिटोरियल आर्टिकल्स अपलोड किया है। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हम होलिस्टिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, अपोजिशन पार्टीज जो है नो ट्रस्ट मोशन मूव करने वाला है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ में। ऑलरेडी मूव हो चुका है, शायद एक बार चेक कीजिएगा न्यूज़ में। तो नो ट्रस्ट मोशन के बारे में और भी मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस है लोकसभा और राज्यसभा में, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर लोकसभा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल को पास किया है दोस्तों। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल में क्या है, बेसिकली अमेंडमेंट बिल है, इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है, वो हम देखेंगे। फिर चंद्रयान 3 का फाइनल ऑर्बिट रेसिंग मैनोवर कंप्लीट हो चुका है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर मनरेगा से 5 करोड़ नेम्स को डिलीट किया है, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बोला है, वो भी देखेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया के लिए एक प्रोजेक्शन दिया है 6.1% का, वो देखेंगे। फिर इंडिया को राइस एक्सपोर्ट्स कम नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इन्फ्लेशन होगा, ये IMF ने बोला है, वो देखेंगे। फिर हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है एक ड्राइव कंडक्ट किया था जिसे उन्होंने 9,300 फेक GST अकाउंट्स को पकड़ा है, 11,000 करोड़ का टैक्स इवेशन को पकड़ा है, वो देखेंगे। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को रीजॉइन किया है, वो भी हम देखेंगे। फिर देखिए, स्पेन में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रहा है, तो जो पुराना प्राइम मिनिस्टर है उन्हें क्या बनाया है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इतने न्यूज़ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। वैसे हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में आपको मालूम ही होगा दोस्तों, हर्षित सर आपको डिटेल में बताया है, वो भी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज़, अपोजिशन प्लान्स नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। GS पेपर 2 पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में ये टॉपिक आपको काम आएगा। देखिए, मणिपुर में क्या चल रहा है आपको मालूम है दोस्तों, अपोजिशन पार्टीज की तरफ से काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है पार्लियामेंट में। वैसे अभी मानसून सेशन चल रहा है, ये बात आपको मालूम होगा। मानसून सेशन खत्म होने के लिए केवल 13 वर्किंग डेज बचा है और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स बिल्कुल ठीक से नहीं चल रहा है मणिपुर इश्यू की वजह से। अपोजिशन पार्टीज का डिमांड है प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में जस्टिफिकेशन देना चाहिए। ठीक है, तो अपोजिशन पार्टीज कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालने का। ठीक है, तो अब न्यूज़ क्या आ रहा है दोस्तों, अपोजिशन पार्टीज जो रीजनली एक नया अलायंस बनाया है जिसका नाम है इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो उन्होंने प्लान किया है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने का नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ में। ठीक है, कब होगा ये, जुलाई 26 को। तो देखिए, तो अपोजिशन पार्टीज का कहना यह है नो कॉन्फिडेंस मोशन या नो ट्रस्ट मोशन प्लान करने से पहले उन्होंने सारे ऑप्शंस ट्राई करके देखे थे ताकि मणिपुर इश्यू के बारे में पार्लियामेंट के अंदर सीरियस डिस्कशन हो। उनका कहना यह है सारे ऑप्शंस फेल हो गया है या फिर उन्हें बेनिफिशियल नहीं लगा है, इसलिए वो अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन या नो ट्रस्ट मोशन का प्लान कर रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑलरेडी लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर चुका है अपोजिशन पार्टीज की तरफ से। ठीक है, नो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में हमें इस न्यूज से क्या क्या समझना है दोस्तों, वो देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला अपोजिशन पार्टीज ने सारे ऑप्शंस ट्राई करके देखे, जैसे कि रूल 193 इन द लोकसभा, रूल 176 इन द राज्यसभा एंड रूल 267 इन द राज्यसभा। अब ये रूल्स क्या कहता है ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रूल 267 क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स माने राज्यसभा, रूल 267 रिलेट्स टू सस्पेंशन ऑफ रूल्स। तो रूल्स को सस्पेंड करने के बारे में बात करता है रूल नंबर 267 जो है। एक बात आपको समझना है दोस्तों, रूल 267 रिलेट्स टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा। तो रूल 267 में क्या लिखा हुआ है, एनी मेंबर मे विद द कंसेंट ऑफ चेयरमैन मूव दैट एनी रूल मे बी सस्पेंडेड इन इट्स एप्लीकेशन टू ए मोशन रिलेटेड टू द बिजनेस लिस्टेड बिफोर द काउंसिल ऑफ दैट डे एंड इफ द मोशन इज कैरीड द रूल इन क्वेश्चन शैल बी सस्पेंडेड फॉर द टाइम बीइंग। आसान भाषा में यह है दोस्तों, मान लीजिए आज राज्यसभा में एक पर्टिकुलर बिल इंट्रोड्यूस होना था, तो उसके लिए टाइम अलोकेट किया होगा ना, वो बिल के बारे में डिस्कशंस वगैरह होंगे। तो रूल 267 जब इन्वोक किया जाता है ना, वो सारे रूल्स को सस्पेंड किया जाता है और ऐसे कोई मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस, जैसे कि मणिपुर इश्यू है, उसके बारे में डिस्कशन शुरू हो जाएंगे। यह है बेसिकली रूल 267। नाउ रूल 176 क्या कहता है,
176 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में बात करता है दोस्तों। इट इज ए ब्रीफ डिस्कशन नॉट एक्सीडिंग 2.5 आवर्स। तो 2.5 घंटे से ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा अगर रूल 176 इन्वोक किया जाएगा तो। वेरास रूल 267 में क्या है ना, उस दिन का सारे बिजनेस को सस्पेंड किया जाएगा और वो अर्जेंट मैटर के ऊपर ही डिस्कशन होगा। ठीक है, यह है बेसिक डिफरेंस बिटवीन 267 एंड रूल 176। और ध्यान दीजिएगा ये दोनों रूल राज्यसभा के लिए एप्लीकेबल है। नाउ what are the various motions raised in Indian Parliament? This is also important. देखिए, both houses of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha में there are ways for members of parliament to draw the attention of the house to any relevant issue. Any relevant issue in country की तरफ attention draw करने के लिए members of parliament के पास अलग अलग motions raise करने का options है। तो इसके लिए लोकसभा में 4 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स है दोस्तों। राज्यसभा का क्या है मैंने आपको बता दिया, रूल 267 एंड रूल 176 जो है, दोनों का फर्क क्या है ये भी मैंने आपको बताया। नाउ लोकसभा में क्या क्या है, वन इज ए डिबेट विदाउट वोटिंग अंडर रूल 193, फिर ए मोशन विथ ए वोट अंडर रूल 184 एंड एडजर्नमेंट मोशन और ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। पहले रूल 193 क्या कहता है, बेसिकली ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में बात करता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या है मैंने आपको बता दिया। सो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस टेक्स प्लेस इन लोकसभा अंडर रूल 193 ऑफ इट्स रूल्स एंड इन राज्यसभा अंडर रूल 176 ऑफ इट्स रूल्स। तो राज्यसभा का जो रूल 176 है उसी के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं लोकसभा का रूल नंबर 193। इट इज ए पार्लियामेंट्री डिवाइस दैट अलाउज एमपीज टू रेज अर्जेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन ए हाउस फॉर ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। तो जितने भी अर्जेंट मैटर्स है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जो एकदम रेलेवेंट है, उसके बारे में अटेंशन ड्रॉ करने के लिए एमपीज जो है रूल 193 का यूज कर सकते हैं लोकसभा में। पर ध्यान दीजिएगा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हमेशा एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको 2.5 घंटे के बारे में बताया था। तो ठीक है, रूल 193 आपको समझ में आ गया होगा। एंड यूजुअली इश्यूज दैट आर टाइम सेंसिटिव ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर रिक्वायर इमीडिएट एक्शन आर कंसिडर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ डिस्कशन। तो रूल 193 के अंदर कौन कौन से टाइप ऑफ डिस्कशन होते हैं जो टाइम सेंसिटिव है, मतलब ऐसा नहीं कि आज कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और कल आप उसका सोल्यूशन दे रहे हो, ऐसा नहीं, मतलब सेम टाइम आपको कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, जितने मैटर्स का इमीडिएट एक्शन होना चाहिए ना, ऐसे मैटर्स का डिस्कशन होता है रूल 193 के अंडर। नाउ इसका प्रोसीजर क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, द एमपी विल नीड टू गिव नोटिस टू द स्पीकर स्पेसिफिंग द मैटर टू बी रेज्ड एंड रीजंस फॉर डूइंग सो। तो सबसे पहले क्या ना, जो एमपी इस रूल को इन्वोक कर रहा है उन्हें सबसे पहले स्पीकर को नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पीकर का कंसर्न जरूरी है। And MP raises the matter and this is followed by other MPs discussing the issue. The member who raises the discussion has no right of reply. This is also important thing. देखिए, ये स्पीकर का नोटिस देने के बाद ना फिर डिस्कशन शुरू हो जाएगा। बाकी जो MPs है वो भी डिस्कशन में शामिल होंगे। नाउ जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा उन्हें डिस्कशन के बाद जो है रिप्लाई देना होगा। एंड जो मेंबर ये डिस्कशन रेज किया था, ठीक है, इनके पास राइट ऑफ रिप्लाई नहीं है, मतलब मिनिस्टर एक बार जवाब देने के बाद फिर कोई रिप्लाई देने का पावर उनके पास नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्कशन एंड होने के बाद ही मिनिस्टर इंचार्ज जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, नाउ एक बात आपको समझना है दोस्तों, रूल 193 के बाद कोई मोशन नहीं होता है, बेसिकली कोई वोटिंग वगैरह नहीं होगा। ठीक है, डिस्कशंस अंडर दिस रूल डू नॉट इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉर्मल मोशन बिफोर द हाउस, हेंस नो वोटिंग टेक्स प्लेस आफ्टर डिस्कशन ऑन द मैटर्स कंसिडर्ड अंडर दिस रूल। अगर रूल 193 के अंडर कोई डिस्कशन हो रहा है, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन जो होगा, और एट द एंड ऑफ द डिस्कशन जब मिनिस्टर रिप्लाई देंगे, बेसिकली रिस्पॉन्ड करेंगे, इसके बाद कोई फॉर्मली कोई मोशन इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा या फिर कोई फॉर्मल वोटिंग भी नहीं होगा। एंड स्पीकर हैज द अथॉरिटी, स्पीकर के पास पूरी अथॉरिटी रहेगी रूल 193 के अंडर। Speaker of the Lok Sabha has the authority to decide whether a particular issue qualifies for a short duration discussion under Rule 93। देखिए, Rule 193 का एक मेजर इश्यू है, स्पीकर के पास पूरा पावर है। स्पीकर डिसाइड करेंगे कोई मैटर इतना अर्जेंट है क्या, वो क्वालिफाई कर रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए अंडर रूल 193, ये डिसाइड करने का पावर भी स्पीकर के पास है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे एडजर्नमेंट मोशन की तरफ। देखिए, पहले मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको बोला था रूल नंबर 267 ऑफ द राज्यसभा के बारे में। रूल नंबर 267 के बारे में, सॉरी, रूल 267 में क्या होता है, राज्यसभा का जितने लिस्टेड एजेंडास होगा, जितने भी प्लान्स बनाए होंगे, एजेंडा बनाए होंगे एक दिन के लिए, जितने भी बिजनेसेस के लिए टाइम एलोकेट किए होंगे, वो सब साइड में रख के एक अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाएगा। यह है रूल 267। इसे आप समवाट रिलेट कर सकते हैं किसे, एडजर्नमेंट मोशन के साथ।
एंड रीसेंट कुछ ईयर्स में ये देखने को मिला है राज्यसभा एमपीज जो है हमेशा रूल 267 का यूज करते हैं, जबकि वो गलत है। अडजर्नमेंट मोशन एंड 267 के बीच में फर्क है दोस्तों, ठीक है। पर यह देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा एमपीज जिनके पास अडजर्नमेंट मोशन का कोई पावर नहीं रहता, देखिए अडजर्नमेंट मोशन जो है केवल लोकसभा में रहता है, राज्यसभा में कोई अडजर्नमेंट मोशन नहीं रहता है ना, तो इसलिए राज्यसभा के एमपीज क्या करते हैं, ये रूल 267 का यूज करते हैं, ठीक है। सो adjournment मोशन क्या है ये देख लेते हैं। ए मोशन फॉर एन adjournment ऑफ द बिजनेस फॉर द हाउस इज मूव्ड फॉर डिस्कसिंग ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस विद द स्पीकर इज कंसर्न। देखिए स्पीकर का कंसर्न मिलने के बाद कोई भी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाता है adjournment मोशन में। नाउ राज्यसभा रूल बुक डज नॉट प्रोवाइड फॉर एन adjournment मोशन, ये मैंने आपको बता दिया। राज्यसभा में adjournment मोशन की तरह एक रूल है रूल 267, पर उसे आप adjournment मोशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एंड ओवर द इयर्स राज्यसभा एमपीज हैव यूज्ड टू रूल 267 टू सस्पेंड द प्री डिसाइडेड एजेंडा ऑफ द हाउस टू रेज अर्जेंट मैटर्स। मतलब देखिए जब भी कोई मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आ जाते हैं, जैसे कि अभी मणिपुर वाला इश्यू आ गया जिससे रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर ओपोजिशन पार्टीज दबाव डाल सकते हैं, तो जब भी इस तरह कोई अर्जेंट मैटर मिल जाता है ना, राज्यसभा एमपीज क्या करते हैं, रूल 267 यूज करके उस दिन राज्यसभा का जितने बिजनेसेस होगा ना वो सबको साइड कर देते हैं। ये देखने को मिला है रीसेंट कुछ ईयर्स में। एंड नोटिस ऑफ एन adjournment मोशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बिफोर 10 AM ऑन द डे ऑन विच मोशन इज प्रपोज्ड, ठीक है। जिस दिन आप adjournment मोशन को मूव करना चाहता है उस दिन 10 बजे से पहले नोटिस पहुंचाना चाहिए, ठीक है। एंड इफ द adjournment मोशन इज एक्सेप्टेड, कौन एक्सेप्ट करेगा, स्पीकर एक्सेप्ट करेगा, हाउस adjourns आफ्टर वोटिंग, तो इसके बाद में वोटिंग भी होगा, ठीक है। पर मैंने आपको रूल 193 एंड रूल 176 ये सब के बारे में क्या बोला था, कोई वोटिंग वगैरह नहीं होगा, ठीक है। एंड द अडॉप्शन ऑफ एन adjournment मोशन इज सीन एज ए सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। सेंसर मतलब क्या होता है, सेंसर मतलब एक्सट्रीम डिसअप्रूवल, मतलब इस गवर्नमेंट से हम खुश नहीं हैं। अगर adjournment मोशन पास हो जाता है ना, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट का काम करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है या नो ट्रस्ट मोशन जो होता है वो अगर पास हो जाता है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा, बेसिकली गवर्नमेंट जो है डिसमिस हो जाएगा। पर adjournment मोशन अगर पास हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि रिजाइन करने के लिए। फिर भी adjournment मोशन पास होने का मतलब है इट इज सीन एज ए सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल प्रूव हो जाता है, पर गवर्नमेंट को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में भी देख लेते हैं, आपको पता ही होगा। ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है मूव करते हैं। नोटिस फॉर सच ए मोशन हैज टू बी गिवन बिफोर 10 AM ऑन द डे ऑफ सिटिंग, तो जिस दिन का जिस डे ऑफ सिटिंग होगा उस दिन 10 बजे से पहले नोटिस देना पड़ता है। नाउ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड बाय एन MP if according to him or her the government's activities have not been satisfactory and resignation of the government is demanded। ये आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली अगर एक MP को ये लगता है कि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, गवर्नमेंट को रिजाइन करने की जरूरत है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है मूव कर सकता है, ठीक है। तो द स्पीकर विल आस्क MPs who support the motion to rise at their seats and will fix a time for motion if at least 50 MPs do so। तो कम से कम 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी MP को ऐसे लगा और जाके वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया, नहीं होगा। 50 MPs का सपोर्ट चाहिए। तो स्पीकर पूछेंगे जो सपोर्ट कर रहा है वो थोड़ा सा खड़े हो जाओ, तो जब 50 मिनिमम खड़े हो जाएंगे तब जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है मूव होगा। एंड एट द एंड ऑफ सच ए डिबेट द मोशन इज पुट टू वोट, तो डिबेट पूरा खत्म होने के बाद वोटिंग शुरू होगा। अगर मोशन अडोप्ट हो जाता है, मतलब अगर वो वोटिंग पास हो जाता है, बेसिकली रूलिंग पार्टी के खिलाफ में ज्यादा वोट्स आ जाते हैं, सो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। पर adjournment मोशन में ऐसा कुछ नहीं होता। सो जितने मैंने रूल्स आपको बताया, मोशंस आपको बताया, ये सारे आप रिलेट कर सकते हैं कोई भी एक अर्जेंट मैटर के ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन कैरी आउट करने के लिए। मतलब पार्लियामेंट का जो लिस्टेड बिजनेस होगा, लिस्टेड एजेंडास होगा, वो सबको साइड में रखे वो इश्यू के बारे में डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे। तो कौन कौन से रूल्स मैंने आपको बोला, रूल 267 एंड रूल 176 ऑफ द राज्यसभा एंड रूल 193 एंड रूल 184 ऑफ द लोकसभा। वैसे मैंने रूल 184 के बारे में आपको कुछ बताया नहीं ना। देखिए 184 वही होता है दोस्तों, इसमें कोई वोटिंग नहीं होता, ठीक है। पर
सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, रूल 184 में मोशन होता है विथ ए वोट, वेरास रूल 193 में डिबेट होता है, शॉर्ट डिस्कशन होता है विदाउट वोटिंग, और ये दोनों लोकसभा से रिलेट करते हैं। ठीक है, आई होप आई हैव बीन क्लियर टू यू। अगले न्यूज पर चलते हैं। फाइनल ऑर्बिट रेसिंग मैनोवर ऑफ चंद्रयान 3 कंप्लीटेड। जीएस पेपर 3 स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ आप इस पर्टिकुलर न्यूज को रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स में आपको बता देता हूं। आप सभी को मालूम है दोस्तों, चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था जुलाई 14 को। हमने काफी सेलिब्रेट किया था, सबका व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम रील्स एंड फेसबुक स्टोरीज सब भरे थे चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लॉन्च से। अच्छी बात है, ठीक है। तो चंद्रयान 3 का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मून का साउथ पोल में सॉफ्ट लैंड करना, और जिस लैंडर से लैंड करेंगे उसी से एक रोवर डिटैच हो जाएंगे। वो रोवर एक रोबोट की तरह है, वो लूनार सरफेस में घूमेंगे और लूनार सरफेस का केमिकल एनालिसिस वगैरह करेंगे। ठीक है, उधर ही सब कुछ होगा, उधर ही सब केमिकल एनालिसिस वगैरह होगा, ऐसा नहीं कि उधर से कुछ आइटम वापस अर्थ में लेके आना है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान 2 का भी, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि हम लूनार ऑर्बिट से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, क्रैश लैंड हुआ, जिस वजह से हमारा लैंडर रोवर सब खराब हो गया। ठीक है, तो ये जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग कब प्लान्ड है दोस्तों? ये अगस्त 23 को प्लान्ड है 5:47 PM को। तो अगस्त 23 5:47 को चंद्रयान 3 से जो लैंडर है वो मून का साउथ पोल में पहुंचेंगे, फिर रोवर डिटैच हो जाएंगे। रोवर जो है लूनार सरफेस का केमिकल एनालिसिस वगैरह करेंगे, बेसिकली स्टडी करेंगे। इतना क्लियर? नाउ चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था एक LMV-3M4 से। LMV-3M4 बेसिकली GSLV Mark 3 का एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन बोल सकते हैं। सो LMV-3M4 लॉन्च व्हीकल था जो चंद्रयान 3 को ऊपर लेके गया। कब हुआ था? जुलाई 14 को। चंद्रयान 3 में एक लैंडर मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है एंड एक रोवर भी है। ठीक है, अब ये सबका काम क्या है दोस्तों? इसके लिए मुझे आपको चंद्रयान 2 के बारे में बताना होगा। छोड़िए, मैं चंद्रयान 1 के बारे में बताता हूं, फिर 2, फिर 3। चंद्रयान 1 का लॉन्चिंग हुआ था 2008 में। एक साल तक ये ऑपरेशन रहा। चंद्रयान 1 में केवल ये सैटेलाइट था। ऑब्जेक्टिव ये था मून को ऑर्बिट करना है, पिक्चर वगैरह लेना है, स्टडी करना है, बस। तो एक साल तक ये ऑपरेशन था, खत्म। फिर 2009 में हमने लॉन्च किया चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में हमने एक ऑर्बिटर भेजा जो मून को ऑर्बिट करके करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली मून को ऑर्बिट करेंगे, और आज भी वो ऑर्बिटर ऑपरेशनल है। समझ लीजिएगा, चंद्रयान 2 ने जो ऑर्बिटर को भेजा था वो आज भी मून को ऑर्बिट कर रहा है, हमें इंफॉर्मेशन भेज भी रहा है। ठीक है, नाउ चंद्रयान 2 में ये ऑर्बिटर के अलावा एक लैंडर एंड रोवर था। अब लैंडर, रोवर, ये सब का नाम आपको पता होगा, प्रज्ञान, विक्रम, ये सब आपको मालूम है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, मेन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चंद्रयान 2 का ऑब्जेक्टिव ये था, ऑर्बिटर से एक लैंडर रोवर के साथ मून का साउथ पोल में जाके सॉफ्ट लैंड करेगा, और लैंडर से रोवर अलग होगा। रोवर एक रोबोट की तरह है, वो मून का सरफेस में घूमेंगे और मून का स्टडी करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव था। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था, चंद्रयान 2 का सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया। इतना फास्ट लैंडिंग हुआ या फिर क्रैश लैंड हुआ जिससे हमारा लैंडर रोवर सब हो गया खराब। ठीक है, काफी अनफॉर्चुनेट इवेंट था दोस्तों। आपने देखा होगा ISRO के चीफ के शिवन साहब, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री सब बैठे थे सॉफ्ट लैंडिंग देखने के लिए, पर हो नहीं पाया। शिवन साहब तो रो पड़े थे। ठीक है, नाउ चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 में क्या क्या है दोस्तों? चंद्रयान 2 में जो भी था ना वो चंद्रयान 3 में भी है, बट ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर क्यों नहीं है? ऑर्बिटर मतलब क्या है? जो मून को ऑर्बिट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मून है तो मून को ऑर्बिट करने वाला एक स्पेसक्राफ्ट होगा, ये है बेसिकली ऑर्बिटर। ये ऑर्बिटर चंद्रयान 3 में नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी है, वो काम कर लेंगे। तो फालतू में फिर एक ऑर्बिटर भेजने की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है कि नहीं? ठीक है, अब चंद्रयान 3 में क्या क्या है? सब कुछ है जो चंद्रयान 2 में था ऑर्बिटर के सिवा, और एक लैंडर एंड रोवर है। सॉरी, और एक क्या, लैंडर एंड रोवर तो चंद्रयान 2 में भी था, तो लैंडर एंड रोवर चंद्रयान 3 में भी है। तो चंद्रयान 3 जो है अगस्त 23 को लैंडर को छोड़ेंगे और सॉफ्ट लैंड करेंगे। कहां पे? मून का साउथ पोल में। ये प्लान है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया। ठीक है, और भी कई सारे डिटेल्स है, पर मेन क्या है जो आपको समझना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे न्यूज क्या आया था। इसरो ने यह कंफर्म किया है कि जुलाई 25 को चंद्रयान 3 अपना 5th एंड फाइनल ऑर्बिट रेसिंग मैनोवर कंप्लीट किया है। ठीक है,
ऑर्बिट रेसिंग मैनोवर मतलब क्या होता है, ये बताने से पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूं। इट हैज परफॉर्म्ड सक्सेसफुली फ्रॉम इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क दैट इज ISTRAC इन बेंगलुरु। देखिए चंद्रयान 3 का पूरा जो मॉनिटरिंग, कंट्रोल, ये ऑर्बिट रेसिंग मैनोवर वगैरह कंडक्ट करने वाला, ये सब कौन है? ये है ISTRAC, जो बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। शायद उस जगह का नाम पीनिया है, ठीक है, एक बार कंफर्म कीजिएगा, मैं गया हूं एक बार, जगह का नाम भूल गया। तो यह है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, जिसे ISTRAC कहते हैं, जो बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। ये आपको समझना चाहिए। चंद्रयान 3 जिसके बारे में हम सब बात करते हैं, उनका कंट्रोल ISTRAC में बैठे हुए साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। नाउ हम बात करेंगे ये फिफ्थ एंड फाइनल ऑर्बिट रेसिंग मैनोवर क्या है दोस्तों। देखिए थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताना पड़ेगा। ये देखिए, सबसे पहले हमने चंद्रयान को लॉन्च किया, लॉन्च करके पहला ऑर्बिट तक पहुंचाया। अब पहला ऑर्बिट तक पहुंचाने का मतलब यह होता है दोस्तों, मान लीजिए इस तरह चंद्रयान का लॉन्च हुआ, तो एक पर्टिकुलर स्पीड में हम ऑर्बिट में चंद्रयान को छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ने के बाद ना, जिस स्पीड में आपने छोड़ा होगा उसी स्पीड में वो अर्थ को इसी तरह राउंड मारेंगे इस ऑर्बिट में। वो स्पीड कभी कम नहीं होगा। अगर आप इंजन ऑफ भी करोगे ना, तभी वो स्पीड कम नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, जब तक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, वो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो कंटिन्यू रहेंगे। तो जिस स्पीड में इस सैटेलाइट को छोड़ा होगा ना, उसी स्पीड में राउंड मारते रहेंगे। एक ही फोर्स है जो सैटेलाइट के ऊपर एक्ट कर रहा है, वो है अर्थ की ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये जो सैटेलाइट है ये नीचे अर्थ की तरफ आ सकते हैं, पर अर्थ की ग्रेविटी को काउंटर करेंगे ये सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है। आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कैंसिल हो रहा था, इसलिए सैटेलाइट जो है उसी ऑर्बिट में स्टे करेंगे, ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट है इसमें एक इंजन है, फ्यूल है, स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए, डायरेक्शन वगैरह चेंज करने के लिए, ये बात आपको समझना है। तो अब हमारा चंद्रयान कहां पे है? पहला ऑर्बिट तक पहुंच गया। अब हम ऑर्बिट को रेस करेंगे, जिसे ऑर्बिटल मैनोवरिंग कहते हैं, ठीक है। ऑर्बिट को चेंज कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए अब इस ऑर्बिट में है ना, अब इस ऑर्बिट से थोड़ा सा स्पीड को चेंज करेंगे, मतलब उसके अंदर इंजन है, फ्यूल है, सब कुछ है ना, स्पीड को बढ़ाएंगे। इस ट्रैक में जो हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं वो उधर से कंट्रोल करेंगे और सैटेलाइट का स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इस तरह बढ़ाएंगे और ऐसे करेंगे, तो इस ऑर्बिट तक पहुंच गया, समझ गया। फिर छोड़ दिया, आप इंजन बंद कर सकते हो, तो इस ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़े दिन बाद वो फिर से ऑर्बिट को रेस करेंगे, तो इसी तरह थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के, चंद्रयान का स्पीड बढ़ा के इसे आप ऑर्बिट रेस कर सकते हैं। तो इस तरह 5 ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग हो चुका है, तो अब इधर तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो फिफ्थ एंड फाइनल ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग हो चुका है। अब काम क्या है? लूनार ऑर्बिट तक पहुंचाना है। मून तो इधर है, मून का ऑर्बिट इधर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये मून का ऑर्बिट है, तो अब इधर पहुंचाना है। मून का ऑर्बिट तक एक बार पहुंच जाएगा ना, फिर टेंशन नहीं है। फिर मून का जो ग्रेविटी है वो अट्रैक्ट करेंगे सैटेलाइट को, एंड बेसिकली जो चंद्रयान 3 का जो स्पीड होगा, जो वेलोसिटी होगा, इसकी वजह से वो मून की तरफ गिरेंगे भी नहीं, ठीक है। तो वही मैंने आपको इधर जो बोला वो इधर एप्लीकेबल होगा अभी। पर इधर से सैटेलाइट को इधर तक कैसे छोड़ेंगे? इसे कहते हैं दोस्तों स्लिंग शॉट ऑपरेशन, या फिर इधर देखिए आप, इधर लिखा है इसके बारे में, इसे कहते हैं ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन। So, following the final orbit racing maneuver, ISRO will perform the translunar injection on August 1 to slingshot Chandrayaan 3 towards the moon. तो बेसिकली इधर एक slingshot मारेगा। आपने हैमर थ्रो देखा होगा ना, उसी तरह इसका स्पीड बढ़ा के इधर से छोड़ देगा ऐसे ही। तो वही स्पीड में चंद्रयान 3 जो है ऐसे जाएंगे, जा जाके कहां पहुंच जाएंगे? मून का ऑर्बिट तक पहुंच जाएंगे। फिर मून को इसी तरह ऑर्बिट करेंगे, धीरे धीरे 100 किलोमीटर हाइट तक लेके आएंगे, ठीक है। तो स्लिंगशॉट बेसिकली ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन होगा। ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन के बाद क्या होगा? मून का ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे, कम से कम 100 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमारा जो लैंडर है वो मून का साउथ पोल में लैंड होगा। आई होप आई हैव बीन क्लियर टू। ये बेसिक्स है दोस्तों। नाउ मैं आपके लिए एक मूवी सजेस्ट कर रहा हूं, दैट इज अपोलो 13। आपको पता होगा अपोलो 11 जो है, इट वॉज द first space flight which landed humans on the moon. कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड लूनार मॉड्यूल के जो पायलट थे बज आल्ड्रिन, दोनों ने चांद पर लैंड किया था, ये बात आपको मालूम है। और एक थे एस्ट्रोनॉट जिनका नाम था माइकल कोलिन्स, वो कमांड मॉड्यूल में ही बैठे थे,
बेसिकली वो मून को ऑर्बिट कर रहा था, जबकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज आल्ड्रिन जो है वो जाके क्या किया, लैंड किया। ये बात आपको मालूम है। तो अपोलो 11 के बाद अपोलो 13 मिशन हुआ था नासा का, सेम ऑब्जेक्टिव था, बेसिकली मून में लैंड करना था। पर अनफॉर्चुनेटली इट वाज ए पार्शियली सक्सेसफुल मिशन। पार्शियली सक्सेसफुल मिशन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये लोग सक्सेसफुली लॉन्च तो हुआ, लूनार ऑर्बिट तक पहुंच भी गया, पर हुआ क्या है ना, तब तक उनका स्पेस फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम्स आए, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, इसलिए उन्हें मिशन कैंसिल करना पड़ा। अब उधर तक पहुंचने के बाद उन्हें सक्सेसफुली या फिर सेफली एयर तक पहुंचाना एक मुश्किल काम है ना, पर नासा ने करके दिखाया, तीनों को सेफली घर पहुंचाया। इस इवेंट के बारे में बात करता है दोस्तों अपोलो 13 मूवी जो है, टॉम हैंक्स है हीरो, तगड़ा मूवी है दोस्तों। ये मूवी में इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ये जो ट्रांसलूनर इंजेक्शन वगैरह के बारे में आपको इधर बात किया ना, ये सबके बारे में आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा ये मूवी देखने के बाद। इस मूवी में क्लियरली दिखाया है किस तरह लूनार मिशंस वगैरह होते हैं, तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मूवी जरूर देख लीजिए। इस तरह के मूवीज जो है, जो इन्फॉर्मेटिव है, एजुकेशनल है, ये सब आपको देखना चाहिए, और काफी इंटरेस्टिंग मूवी भी है, थ्रिलिंग मूवी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगस्त 1 को ट्रांसलूनर इंजेक्शन होगा, बेसिकली हमारा चंद्रयान 3 जो है लूनार ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। फिर अगस्त 17 को पीएम एंड एलएम सेपरेशन विल हैपन। पीएम एंड एलएम सेपरेशन मतलब प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड लैंडर मॉड्यूल का सेपरेशन होगा, और लैंडर जो है क्या होगा, मून की तरफ जाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो फाइनली अगस्त 23 एट 5:47 PM हमारा जो लैंडर मॉड्यूल है वो मून का साउथ पोल में लैंड होगा। फिर हमारा जो रोवर है प्रज्ञान, वो लूनार सरफेस का स्टडी करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस न्यूज के बारे में। अगला, लोकसभा पासेस कंटेंशियस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल अमिड दिन जीएस पेपर 2 पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, लोकसभा जुलाई 25 को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021 पास किया है। अब ये बिल जाएगा राज्यसभा में। वैसे आपको पता है दोस्तों, कल लोकसभा में पूरा हल्ला मच रहा था मणिपुर वायलेंस के चक्कर में, फिर भी ये बिल जो है पास हुआ है। तो ये बिल जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 को अमेंड करेंगे। देखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 जो है 20 साल पुराना एक्ट है, और इस एक्ट में काफी शॉर्टकमिंग्स है दोस्तों। वो सारे शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए हमारा मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, और लोकसभा में पास भी हो चुका है। इस बिल का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, to ensure that tribes and vulnerable communities benefit from the proceeds of medicinal forest products. And by decriminalizing certain activities, we are encouraging Ayurveda as well as ease of doing business. बात ये है दोस्तों, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर ऐसे कई सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिलेगा, जिससे हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है प्रिजर्व हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सब आएंगे, बेसिकली फ्लोरा एंड फोना दोनों आएंगे, ये बात आपको मालूम है। अब हम फ्लोरा की बात करते हैं। हमारे जितने मेडिसिन वगैरह है वो बनते किससे है? जितने मेडिसिनल प्लांट्स है उससे जो एक्सट्रैक्ट्स निकलते हैं उसी से तो मेडिसिन बनता है ना। और ये मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आइडिया सबसे ज्यादा किसको है? आपको पता है दोस्तों, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उन्हें सबसे ज्यादा आइडिया है सारे जड़ी बूटियों के बारे में। तो बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, ये इनसे एडवाइस लेते हैं कि कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट से कहां पे मिलेगा वगैरह वगैरह। पर कंपनीज तो प्रॉफिट बना रहा है, ये ट्राइबल कम्युनिटी से जो एकदम वल्नरेबल है उन्हें उतना प्रॉफिट्स नहीं मिल पा रहा है। तो उन्हें भी एक इक्विटेबल शेयर मिलने के लिए काफी सारे प्रोविजंस इंक्लूड किया जा रहा है दोस्तों इस एक्ट में, बेसिकली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021 में। और कुछ एक्टिविटीज को डीक्रिमिनलाइज कर रहा है दोस्तों। जैसे कि देखिए, हमारे देश में अगर कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स को या ट्रीज को हम टच भी करेंगे ना, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। बेसिकली उन्हें कंसर्व करने के लिए ऐसे रूल्स बना रखा है, पर इस वजह से ना हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उन्हें भी प्रॉब्लम होता है। और हमारे देश में जो आयुष प्रैक्टिशनर्स है, आयुष मतलब क्या है? आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध वैद्या, है कि नहीं, ये सब है आयुष जो है। तो आयुष प्रैक्टिशनर्स को भी रिसर्च वगैरह कंडक्ट करने के लिए काफी सारे प्लांट रिसोर्सेस का यूसेज करना पड़ता है। पर ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर कुछ प्रोविजंस की वजह से वो ये सब कर नहीं पाता है, क्योंकि वो सब क्रिमिनल ऑफेंसेस है। तो कुछ ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, जिससे हमारा ट्राइबल कम्युनिटीज को भी मदद मिल जाए, हमारा आयुर्वेदा भी प्रमोट हो जाए और हमारा आयुष प्रैक्टिशनर्स को भी मदद मिल जाए। ठीक है,
So, the amended bill was drafted in response to complaints by traditional Indian medicine practitioners, the seed sector, industry and researchers that the act imposed a heavy complaints burden and made it hard to conduct collaborative research and investments and simplify patent application processes. तो वही बात है दोस्तों, हमारे देश में जितने ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स हैं, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहा था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के कुछ प्रोविजन से। बेसिकली उनको अगर कुछ रिसर्च वगैरह कंडक्ट करना है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस था, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ बनाया तो वो क्या करते हैं, पेटेंट लेते हैं। पेटेंट का मतलब क्या होता है, मतलब आपकी क्रिएटिविटी से, आपके हार्डवर्क से आपने कुछ इनोवेशन किया, तो उस इनोवेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पेटेंट ले सकते हैं, मतलब दूसरे कोई उसका कॉपी ना करे इसके लिए। तो पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेसेस वगैरह है ना, इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ये सबको सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह का डिमांड रहा है हमारे ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स की तरफ से, ठीक है। तो इसलिए ये बिल को अमेंड किया जा रहा है। सो द टेक्स्ट ऑफ द बिल ऑल्सो सेज दैट इट प्रपोजेस टू वाइडन द स्कोप ऑफ लिविंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग विद लोकल कम्युनिटीज एंड टू फर्दर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो बिल का टेक्स्ट ये कहता है कि एक तो देखिए जितने लोकल कम्युनिटीज है उन्हें भी बेनिफिट्स मिल जाए, ये हमें इंश्योर करना है, केवल बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज को नहीं, इंडस्ट्रीज को नहीं, इन्हें भी बेनिफिट्स मिलना चाहिए, क्योंकि यही है वो ग्राउंड लेवल में जिनको एक्चुअली जिनके पास सारे इंफॉर्मेशन है इन मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, तो इन्हें भी बेनिफिट्स मिलना चाहिए एंड हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का ऑब्वियसली कंजर्वेशन भी होना चाहिए, ठीक है। नाउ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 सीक्स टू एग्जेम्प्ट registered Ayush medical practitioners from intimating biodiversity boards before accessing biological resources। तो देखिए दोस्तों, ये अमेंडमेंट बिल में एक प्रोविजन ऐसा है, वो आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को एग्जम्प्ट किया है बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को इंटीमेट करने से। देखिए पहले क्या था ना, अगर कोई आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स को एक्सेस करना है ना, तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को इंटीमेट करना जरूरी था, ठीक है। तो ये निकाल दिया है। आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अगर रजिस्टर्ड है तो उन्हें बायोलॉजिकल रिसोर्सेस एक्सेस करने से पहले बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं आपको और एक बात बता देता हूं, तब आपको और आसानी से समझ में आएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 कैसे फ्रेम हुआ था, ठीक है, और इसके अंदर अलग अलग बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स वगैरह सेटअप किया है, उसके बारे में एक आइडिया आपको देता हूं, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 वाज फ्रेम्ड टू गिव इफेक्ट टू द यूएन कन्वेंशन ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। तो यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जो 1992 में राइटिफाई हुआ था। तो उसी में जो प्रोविजंस है ना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 एनैक्ट किया था, ठीक है। It strives for sustainable, fair and equitable sharing of benefits arising out of utilization of biological resources and associated traditional knowledge। तो अगर दुनिया में किसी भी कंट्री में किसी भी एक कम्युनिटी के पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है मेडिसिन के बारे में, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, इसका बेनिफिट्स पूरा दुनिया को हो। ऐसा नहीं कि इंडिया में, केरला में एक ट्राइबल पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट के बारे में मालूम है जिससे कैंसर क्योर हो सकता है, अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया को कैसे मदद मिलेंगे, है कि नहीं। तो अगर किसी को इस तरह का ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसका इक्विटेबल बेनिफिट्स हो, ठीक है, इक्विटेबल शेयरिंग हो, ठीक है, एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ये सब इंश्योर करने के लिए बेसिकली हमने ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 फ्रेम किया था अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, ठीक है। नाउ इस एक्ट के अंदर एक 3 टियर स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट किया है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो देखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के अंदर एक 3 टियर स्ट्रक्चर बना है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन के लिए। सबसे ऊपर नेशनल लेवल में है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, उनके नीचे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स है, एंड उनके नीचे लोकल बॉडी लेवल्स में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज है। तो समझ लीजिएगा, सबसे ऊपर है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, फिर स्टेट लेवल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, ठीक है। नाउ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द BMCs इज टू डॉक्यूमेंट लोकल बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ ए पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ये जो BMCs है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, जो लोकल लेवल्स में है, ठीक है, एकदम लोकल लेवल में, तो उनका काम है लोकल बायोडाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करना। मतलब कितने
बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है आपके पास, कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स है आपके पास, ये सबके बारे में डॉक्यूमेंट करना, और जो नॉलेज है उसे भी डॉक्यूमेंट करना। मतलब जो ट्राइबल लोगों का या फिर पुराने लोगों का जो नॉलेज होगा ये सब के प्लांट्स के बारे में, उसे भी डॉक्यूमेंट करना है इन फॉर्म ऑफ ए पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट करके रख दीजिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना समझ गए। तो यही मैं आपको इधर बोल रहा था दोस्तों, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 सीक्स टू एग्जम्प्ट रजिस्टर्ड आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम इंटीमेटिंग बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स। तो ये जितने बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स है ना, उन्हें अभी इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है रजिस्टर्ड आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, अगर कुछ रिसर्च वगैरह करने के लिए बायोलॉजिकल रिसर्च को एक्सेस करना है। ठीक है, नाउ अब कुछ कंसर्न्स भी है दोस्तों। वैसे मिनिस्ट्री का इंटेंशन ठीक है, पर इसका कुछ कंसर्न्स है दोस्तों। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना यह है, there is a potential for biopiracy. They say amendments favor industry and there is a lack of clarity on benefit sharing with local communities. अब देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रीज को तो फायदा मिल जाएगा, पर आप बोल रहा है कि जो लोकल कम्युनिटीज है उन्हें बेनिफिट शेयर मिल जाएगा, पर कितना बेनिफिट शेयर मिलेगा उसका कोई क्लैरिटी नहीं है। सो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इधर बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह है वो लोकल कम्युनिटीज को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस बारे में एक क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए कि कितना बेनिफिट शेयरिंग होगा लोकल कम्युनिटीज के साथ। ठीक है, नाउ इसके अलावा बायोपायरेसी का भी चांसेस ये बोल रहा है दोस्तों। बायोपायरेसी मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, ट्राइबल लोगों को काफी ट्रेडिशनल नॉलेज है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, काफी सारे जड़ी बूटियों के बारे में उन्हें मालूम है। तो उनसे वो आइडिया को चुराना, उनको पता भी नहीं होगा, वो किसी के साथ वो शेयर करेंगे, वो जाके बड़ा कंपनी बनाएंगे, उस आइडिया से वो प्रॉफिट कमाएंगे। ये गलत है ना। तो इस तरीके का जो थेफ्ट होता है दोस्तों ट्रेडिशनल नॉलेज का, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का नॉलेज का, इसे बायोपायरेसी आप कह सकते हैं। तो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कंसर्न ये है, बायोपायरेसी होने का चांसेस है जब आप इंडस्ट्री को फेवर करोगे। ठीक है, नाउ environmental organizations such as Legal Initiative for Forest and Environment have said the amendments were made to solely benefit the Ayush Ministry and would pave the way for biopiracy. तो आयुष जो प्रैक्टिशनर्स है उन्हें फेवर कर रहा है। अब आयुष प्रैक्टिशनर्स भी बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज का पार्ट हो सकता है ना। तो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है इस बिल के प्रोविजंस को एक्सप्लॉइट करके ट्रेडिशनल नॉलेज को चुराने का चांसेस है। ठीक है, और हमारे जो प्रीशियस बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है उसे रिसर्च के नाम पे एक्सप्लोइट करने का चांसेस है। ये सब कुछ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है। वैसे आयुष का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस है दोस्तों, जो साउथ एशिया में प्रिवलेंट था। हमारा एक अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करके, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सबके अलावा द बिल डीक्रिमिनलाइजेस ए रेंज ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट एंड सब्स्टिट्यूट देम विद मॉनेटरी पेनल्टीज। इट एम्पावर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू होल्ड इंक्वायरीज एंड डिटरमाइन पेनल्टीज। तो बिल काफी सारे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया। मतलब पहले अगर कोई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इंप्रॉपर यूसेज वगैरह क्रिमिनल ऑफेंस था, तो अब इसमें केवल मॉनेटरी पेनल्टीज होगा, बेसिकली फाइन इंपोज करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये सारे मेजर अमेंडमेंट्स है। अब ये बिल केवल इंट्रोड्यूस हुआ है दोस्तों, राज्यसभा में जाएगा, फिर ये पास होगा, जब एक्ट बनेंगे, जब रूल्स नोटिफाई होगा, तब हमें क्लियरली पता चल जाएगा इस बिल के मेजर कंसर्न्स क्या क्या है, मेजर बेनिफिट्स क्या क्या होगा। ठीक है, नाउ अगला है 5 crore names out of Manrega's list in 2022-23 says minister. GS paper 2 government policies and interventions and issues arising out of its implementation. देखिए, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह साहब ने लोकसभा में एक रिटन रिप्लाई में बोला है that names of over 5 crore workers have been deleted under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in the financial year 2022-23. There has been a hike of 247% in deletions during 2020-23 as compared to 2021-22. तो 5 करोड़ नाम डिलीट हुआ है दोस्तों MG नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से फिनेंशियल ईयर 2022-23 में। डिलीशन के बारे में बात करें, 2021-22 में जितना डिलीशन हुआ था उससे 247% डिलीशंस में हाइक देखने को मिला है। आप कंफ्यूज हो गया होगा कि क्या हो रहा है, क्यों ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से लोगों का नाम डिलीट हो रहा है, जबकि ये स्कीम लाया गया था लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, है कि नहीं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे आपको बताना होगा। उससे पहले मनरेगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। मनरेगा
is one of the largest work guarantee programs in the world, launched in 2005 by the Ministry of Rural Development. तो 2005 में हमारा Ministry of Rural Development मनरेगा लॉन्च किया था. वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है. वर्क गारंटी प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? आपको हम काम देंगे, ये हमारी गारंटी है, इस तरह गवर्नमेंट बोल रहा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि साल भर आपको काम हम दे पाएंगे, इतना पैसा नहीं है भाई हमारे पास. तो हम आपको साल में कम से कम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी देंगे, ये बोला है गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू. सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर to adult members of any rural household willing to do public work related unskilled manual work. So this is the important criteria. केवल adult members को काम मिलेगा, वो भी rural household का जो adult members है उन्हें ही काम मिलेगा जो public work related unskilled manual work करने के लिए तैयार है. तो आप काम के लिए आते हो तो आपको ये नहीं बोलना है कि अब मुझे ये काम नहीं आता. आपको जो काम दिया जाएगा वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होगा. कोई स्किल्ड काम आपसे नहीं करवाएंगे, जैसे कि कोई कारपेंट्री आपसे नहीं करवाएंगे. ठीक है, कोई मशीन में काम करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे. जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है, ठीक है, वो आपसे कराएंगे मनरेगा के अंडर. 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देयर आर 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स अंडर द मनरेगा. तो कितना है? 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स है. नाउ लीगल राइट टू वर्क ये प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों. देखिए पहले भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स हुआ था, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हुआ करता था, पर ये जो एक्ट है मनरेगा, इट एम्स एट एड्रेसिंग द कॉजेस ऑफ क्रोनिक पॉवर्टी थ्रू ए राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क. तो बेसिकली हमारा जो क्रोनिक पॉवर्टी वाला इश्यू है उस कोज को एड्रेस करने की कोशिश है, और एक लीगल राइट टू वर्क प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों. एक राइट आपको है वर्क का. राइट कैसे है मैं आपको बताता हूं. मतलब क्या है ना, अगर आपके पास काम नहीं है, आपकी जो अथॉरिटी है, जो लोकल बॉडी है, पंचायत वगैरह, उधर जाके बोलेंगे भाई मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दो, आपने तो मुझे लीगल राइट टू वर्क दिया है. ठीक है, तो वो अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको काम देना मनरेगा के अंडर. कम से कम 100 डेज का काम आपको देना ही देना होगा. अगर आपने एप्लीकेशन दिया और लोकल अथॉरिटी आपको काम नहीं दे पाया मनरेगा के अंडर, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिल जाएगा. इसके लिए भी प्रोविजंस है. इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको एक राइट दिया जा रहा है, लीगल राइट टू वर्क दिया जा रहा है. ठीक है, क्लियर. नाउ मनरेगा के अंदर जितने काम होगा उसका बेनिफिशरीज जो है दे हैव टू बी वीमेन. मतलब जितने लोगों को काम मिल जाएगा ना, उसका 1/3 जो है 33% जो है वीमेन होना चाहिए. ठीक है, एंड जो वेजेस है, कितना वेजेस मिल रहा है दोस्तों? वेजेस मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस स्पेसिफाइड फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स इन द स्टेट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948. तो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 के अंडर जो स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस का प्रोविजन है उसके हिसाब से क्या देना है? वेजेस देना है. वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा वेजेस दिए जा रहा है मनरेगा के अंडर. हर एक स्टेट का अलग है. ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है. नाउ इट्स ए डिमांड ड्रिवन स्कीम. देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मनरेगा डिसीजन इज इट्स लीगली बैक गारंटी फॉर एनी रूरल अडल्ट टू गेट वर्क विद इन 15 डेज ऑफ डिमांडिंग इट. मैंने आपको बता दिया इसके बारे में पहले ही. आप डिमांड कर रहे हो जॉब के लिए और आपको 15 दिन के अंदर जॉब नहीं मिला तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा. इसलिए इसे डिमांड ड्रिवन स्कीम कहते हैं. ठीक है, नाउ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. देखिए there is an emphasis on strengthening the process of decentralization by giving a significant role in पंचायती राज institutions. तो हमारे देश में जितने पंचायती राज institutions है, लाइक पंचायत हो गया, कॉर्पोरेशंस हो गया, ठीक है, म्यूनसिपालिटी, ये सब लोकल बॉडी से. तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जितना है ना, हमारा ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो इनका एक सिग्निफिकेंट रोल है दोस्तों इन कामों को इंप्लीमेंट करने में. तो वो डिसाइड करता है कहां कहां काम होगा. So the act mandates Gram Sabhas to recommend the works that are to be undertaken and at least 50% of works must be executed by them. तो देखिए कौन कौन सा काम होना चाहिए, ये तो लोकल जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो डिसाइड करेंगे. और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 50% ऑफ वर्क्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय द ग्राम सभास. ग्राम सभास मतलब क्या होता है? हर एक विलेज में जितने वोटर्स है उनका एक ग्रुप है दोस्तों, ग्राम सभा जो है, मतलब उस विलेज में जितने वोटर्स हो गए ना वो सब ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे. तो ग्राम सभा का मीटिंग होता है. तो ग्राम सभा के मीटिंग के टाइम पर यह डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन सा काम करवाना है मनरेगा के थ्रू. तो टोटल जो वर्क होगा उसका 50% ग्राम सभा डिसाइड करेंगे, यह बताया जा रहा है. इसलिए एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है दोस्तों मनरेगा का, ये आप समझ लीजिएगा. ठीक है, अब हम वापस न्यूज पर आते हैं. तो मैंने आपको क्या बोला, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह साहब ने एक रिटन रिप्लाई में लोकसभा में बोला है कि 5 करोड़ नेम्स हैव बीन डिलीटेड अंडर द मनरेगा.
ठीक है, कब? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। अगर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करेंगे तो 247% इंक्रीज हुआ है। क्यों डिलीट हो रहा है दोस्तों? देखिए इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये जो डिलीशन है ना, ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है जो स्टेट गवर्नमेंट्स कंडक्ट करते हैं। तो मनरेगा लिस्ट से नाम डिलीट होने का अलग अलग रीजन है दोस्तों। एक्चुअली रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के हिसाब से देयर आर अबाउट 10 रीजंस लिस्टेड फॉर डिलीशंस ऑफ वर्कर्स एंड जॉब कार्ड्स। देखिए हर एक वर्कर है ना, उन्हें एक जॉब कार्ड दिया जाता है, तो एक रेगुलर एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है कि वर्कर्स का नाम डिलीट करने के लिए, और वर्कर्स का नाम और जॉब कार्ड का जो डिलीशन है उसके लिए 10 रीजंस मेंशन्ड है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। वो कौन कौन सा है मैं आपको बताता हूं। वन इज इनकरेक्ट जॉब कार्ड, सेकंड इज फेक एप्लीकेंट, डुप्लीकेट एप्लीकेंट मतलब एक ही एप्लीकेंट अगर 2 बार किया है, फैमिली अगर शिफ्ट हुआ है, पर्सन शिफ्टेड टू ए न्यू फैमिली, अगर एक पर्सन कोई एक दूसरे फैमिली में शिफ्ट हुआ है जैसे कि शादी वगैरह हुआ है, फिर सिंगल पर्सन इन जॉब कार्ड एंड एक्सपर्ट, आपका जॉब कार्ड का जो ये है वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो गया है, आप अगर काम करने के लिए तैयार नहीं है, पर्सन अगर डेथ हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, पंचायत अगर एक्सिस्ट नहीं कर रहा है, विलेज अगर अर्बन बन रहा है, तो ये सारे रीजंस की वजह से नाम जो है डिलीट होता है। कहां से? ये जो मनरेगा से, ठीक है। तो ये 10 रीजंस जो है ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ भी सकते हैं, आपको इनमें से 4-5 दिया जाएगा, इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस तरह का ऑप्शन आपसे पूछ सकते हैं। ये जो 10 रीजंस है आप नोट करके रख दीजिएगा। तो इन सारे रीजंस की वजह से मनरेगा स्कीम से नाम जो है डिलीट हो सकता है। तो बेसिकली किसी का नाम डिलीट नहीं कर रहा है, इसके लिए एक वैलिड रीजन है। तो इन सारे रीजंस की वजह से 5.1 करोड़ वर्कर्स का नाम डिलीट हुआ है, ये बोला है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है। नाउ अर्लियर द हिंदू जो है एक रिपोर्ट पब्लिश किया था मनरेगा के बारे में। बेसिकली मनरेगा के अंदर जितने जॉब कार्ड से उसे आधार कार्ड्स के साथ लिंक करना है करके एक क्या बोलते हैं मैंडेट आया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके रिगार्डिंग द हिंदू ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। द हिंदू हैड रिपोर्टेड दैट डिलीशंस आर स्पैरलिंग बिकॉज द गवर्नमेंट्स एम्फसिस ऑन लिंकिंग मनरेगास जॉब कार्ड्स विद आधार कार्ड्स आर मेकिंग वेज पेमेंट्स थ्रू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आधार कार्ड का आपका जो आधार कार्ड है वो आपका मनरेगा का जॉब कार्ड के साथ लिंक करना पड़ेगा, और इसी वजह से वेज पेमेंट्स जो है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू हो रहा था, ठीक है। और इस वजह से क्या है ना, पेमेंट मिलने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो वर्कर्स का जो कंसर्न्स वगैरह है वो द हिंदू रिपोर्ट किए थे। तो ऐसे रेस्पॉन्स यूनियन मिनिस्ट्री ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला था कि मनरेगा के अंडर जो एक्टिविटीज हो रहा है उसे आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर रिपोर्ट हमें सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके हम आपके लिए फंड्स रिलीज करेंगे। काफी सारे स्टेट्स कंप्लेन कर रहा था कि मनरेगा के अंडर हमें फंड्स नहीं मिल रहा है, जिस वजह से हम वर्कर्स को पेमेंट नहीं दे पा रहा है। पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, ये हमारा देश है, इधर करप्शन की कोई कमी नहीं है। मनरेगा के अंडर जो फंड्स आ रहा है ना उसका इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा था। कई कई जगहों में होता है क्या है ना दोस्तों, काम कुछ होगा नहीं, बस कुछ वर्कर्स का नाम लिखेंगे, सुपरवाइजर साइन करेंगे और बोलेंगे ये सब काम हो गया, हमें पैसे दे दो। इस तरह होता भी है, अभी भी हो रहा है, ये बात आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये सबको प्रिवेंट करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ने बोला था फिजिकल अटेंडेंस सब मैंडेट कर रहा है करके। मतलब हर एक सुपरवाइजर है, मतलब बहुत सारे वर्कर्स होंगे, उनमें से एक सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर के पास एक स्मार्टफोन दिया गया, उन्हें बोला कि आपको फिजिकल अटेंडेंस करना है, सबका फोटो वगैरह खींच के, वर्कशीट में फोटो वगैरह खींच के आपको फिजिकल अटेंडेंस रजिस्टर करना है करके। अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना, जहां पे ये रूरल एरिया में काम होता है मनरेगा का, उधर इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह नहीं रहता, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स कोट करके काफी क्याओस हुआ था। मतलब गवर्नमेंट कुछ बोल रहा है, उसे स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, इस तरह के इश्यूज हुआ था। ये सबके अलावा काफी सारे फेक जॉब कार्ड्स थे। तो ये सबकी वजह से क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स इश्यू नहीं कर रहा था, किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप सबसे पहले स्ट्रीमलाइन करो, ठीक है। तो इसके बाद देखा जाएगा तो among the 34 states and union territories between financial years 2021-22 and 2022-23, West Bengal has reported the largest hike in deletion, a whopping 5,199%। अब देखिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स मिलना बंद हो गया ना, तो स्टेट गवर्नमेंट्स पूरा एक स्क्रूटनी करना शुरू किया, और वेस्ट बंगाल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, उन्होंने 5,199% डिलीशन किया, ठीक है। नाउ तेलंगाना 2727%, आंध्र प्रदेश 1147%, उत्तर प्रदेश 466% एंड उत्तराखंड 427%। मतलब इतने सारे फेक जॉब कार्ड्स थे या फिर फेक नेम्स थे हर एक स्टेट में, ठीक है। तो ये सबका डिलीशन हो गया। वैसे देखा जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने
पेमेंट तो बिल्कुल स्टॉप किया था। सारे स्टेट गवर्नमेंट को बोला प्रोग्राम का गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो नहीं करेंगे ना, हम आपको पैसे नहीं देने वाला है। इस वजह से जो अपोजिशन रूलिंग स्टेट्स है वो तो प्रॉब्लम कर ही रहा था। तो मनरेगा से रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज हमने डिस्कस किया दोस्तों। जो लेटेस्ट न्यूज में आपको बताया क्या है कि 5 करोड़ नेम्स जो है मनरेगा से आउट हो चुका है, ठीक है, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले न्यूज़ पर चलते हैं दोस्तों। देखिए मेन न्यूज़ तो मैंने आपको बता दिया, अब कुछ छोटे मोटे न्यूज़ है जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लिव्स इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट एट ए टैड टू 6.1%। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ट्यूसडे को इंडिया के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया है, ठीक है। कितना? 6.1% बोला है करंट फिस्कल ईयर में। देखा जाएगा तो ये जो ग्रोथ प्रेडिक्शन है आईएमएफ का, ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोजेक्शन से कम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है 6.5% और आईएमएफ बोल रहा है 6.1%, ठीक है। नाउ इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक्सेलरेट हुआ था टू 6.1% इन मार्च क्वार्टर, ठीक है, boosted by government and private capital spending, while the country's growth in fiscal year ended on March 31, 2022 was 7.2%, one of the highest among world's largest economies। अब इंडिया के लिए प्राइड की बात यह है दोस्तों, जो फिस्कल ईयर मार्च 31, 2022 को खत्म हुआ, बेसिकली 2021-22 जो फिस्कल ईयर था उसमें हमारा ग्रोथ है ना 7.2% था। दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमीज के साथ अगर आप कंपेयर करोगे ना, लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हमने हासिल किया था, ठीक है। तो ये एक न्यूज आया। अगला आईएमएफ की तरफ से ये इंडियाज राइस कब्स कुड स्पर इन्फ्लेशन। इंडियाज मूव टू रेस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ राइस कुड हेल्प एक्साजर्बेट फूड प्राइस इन्फ्लेशन and should be reversed, International Monetary Fund Chief Economist Pierre-Olivier Gourinchas said on Tuesday। देखिए इंडिया रीजनली राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस लाया है, मतलब हर टाइप का राइस नहीं, सर्टेन टाइप ऑफ राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस लाया है। तो ये रेस्ट्रिक्शंस जो इंडिया वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर है राइस का, तो वन ऑफ द टॉप क्या है, इंडिया तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, ये बात आपको मालूम होगा। पूरा दुनिया का 40% राइस जो है इंडिया ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया रिसेंटली कुछ डिसीजन लिया है सर्टेन टाइप्स ऑफ राइस का एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। अब इंडिया अगर इस तरह करेंगे, जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस है, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन और इंक्रीज हो सकता है करके आईएमएफ ने बोला है। क्योंकि ऑलरेडी देखिए रशिया यूक्रेन की तरफ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कम हुआ है दोस्तों, ठीक है, रशिया यूक्रेन वार की वजह से। तो ऐसे सिचुएशंस में इंडिया को ऐसे नहीं करना चाहिए करके आईएमएफ का जो चीफ इकोनॉमिस्ट है ये बोला है, ठीक है। छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगला, CBIC डिटेक्ट्स 9,300 फेक GST अकाउंट्स, 11,000 करोड़ इवेशन। टैक्स इवेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? टैक्स इवेशन एक इलीगल एक्टिविटी है। आप कुछ रिकॉर्ड्स टैक्स डिपार्टमेंट को बता नहीं रहा है टैक्स नहीं पे करने के लिए, जैसे कि आप कुछ ट्रांसैक्शंस के बारे में नहीं बताओगे, आपका इनकम के बारे में कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे, बेसिकली आपको टैक्स नहीं देना है, इसलिए आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, इसे टैक्स इवेशन कहते हैं। तो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है CBIC, ये 9,300 फेक GST अकाउंट्स को डिटेक्ट किया है, 11,000 करोड़ का टैक्स इवेशन को डिटेक्ट किया है, ये बोल रहा है, ठीक है। ये कौन बोला? राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी साहब ने बोला है, ठीक है। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि 5,775 फर्म्स का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड किया है। वैसे देखा जाएगा तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो CBIC है, एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट किया था मई 16 से जुलाई 9 तक, तब जाके इन्हें यह सब पता चला था। और कौन कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा फेक अकाउंट्स रिपोर्ट हुआ है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड गुजरात, ठीक है। अगला, जिल बाइडेन मार्क्स US री एंट्री इनटू यूनेस्को विद ए पेरिस सेरेमनी। देखिए जिल बाइडेन कौन है? आप सभी को मालूम है, जो बाइडेन की पत्नी है, बेसिकली शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने रिसेंटली यूनेस्को का एक फ्लैग रेजिंग सेरेमनी अटेंड किया पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। एंड शी ऑफिशियली मार्क्ड वाशिंगटन्स ऑफिशियल री एंट्री इनटू द UN एजेंसी आफ्टर ए कंट्रोवर्शियल 5-year हाइएटस। क्या हो रहा है दोस्तों? देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे आपको बताना होगा। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था नवंबर 1945 को, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक फाउंडिंग मेंबर था यूनेस्को का, ठीक है। और 1945 से लेकर 1984 तक USA यूनेस्को का मेंबर था।
एंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी था फंड्स का। देखिए, मेजोरिटी ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये बात आपको मालूम है। बेसिकली हर एक सेक्टर में यूएसए अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है, इसलिए पैसे देके सबको खरीदना भी चाहता है, जो भी है। अब हम यूनेस्को के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 1945 से लेकर 1984 तक यूएसए यूनेस्को का एक मेंबर था, और 1984 में यूएस प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन। रीगन साहब के बारे में आपने शायद सुना होगा, ठीक है। तो रोनाल्ड रीगन ने बोला कि यूनेस्को में काफी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो रहा है, करप्शन हो रहा है, हम इतने पैसे आपको दे रहा है, आप उधर करप्शन कर रहा है, इसलिए हम यूनेस्को से विड्रॉ कर रहा है। तो 1984 में यूएसए जो है यूनेस्को से विड्रॉ हो गया। 2003 तक, करीब 20 साल तक यूनेस्को का मेंबर नहीं था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2003 में प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है, आपको मालूम होगा बुश के बारे में, जॉर्ज बुश का बेटा है। जॉर्ज बुश इनसे पहले यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने डिसाइड किया हम फिर से यूनेस्को ज्वाइन करेंगे। तो 2003 से 2017 तक ऐसे ही चलता रहा। 2017 में प्रेसिडेंट कौन थे आपको पता ही है, हमारा प्यारा ट्रंप साहब, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यूनेस्को जो है बायस कर रहा है जूस के खिलाफ में, ठीक है। इसराइल में जो जूस है उनके खिलाफ में यूनेस्को बायस कर रहा है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है करके यूएसए ने बोला। यूएसए और इसराइल के बीच में जो दोस्ती, इसके बारे में आपको मालूम होगा। वैसे आपको और एक पॉइंट मालूम होना चाहिए, इसराइल में जितने जूस है ना, उससे शायद जूस जो है शायद यूएसए में रहते हैं, ठीक है। और ट्रंप और इसराइल के बीच में दोस्ती अच्छी थी, और यूनेस्को मतलब ट्रंप साहब को जब ऐसा लगा कि यूनेस्को जूस के साथ बायस कर रहा है, तो ट्रंप ने डिसाइड किया कि हम अगेन यूनेस्को से आउट हो जाएंगे। तो 2018 में यूएसए फिर से आउट हो गया यूनेस्को से। तो अभी के हिसाब से, या फिर 2023 जून तक यूएसए यूनेस्को का मेंबर नहीं था, ठीक है। अब जाके यूएसए फिर से री एंट्री मार रहा है दोस्तों यूनेस्को में। सो यूएसए बिकेम द 194th मेंबर ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को में टोटल कितने मेंबर स्टेट्स हैं अभी के हिसाब से? 194, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो देखिए, यूनेस्को डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले formally signified the US becoming the 194th member and the flag proprietor at the agency, ठीक है, क्लियर। अगला, अनसर्टनिटी रिमेन्स, सैंचेस इज एंटरिंग पीएम। देखिए, स्पेन में थोड़ा सा पॉलिटिकल अनसर्टनिटी चल रहा है दोस्तों। हुआ क्या था ना, स्पेन में दो इंपॉर्टेंट पार्टीज है, वन इज एक राइट विंग पॉपुलर पार्टी है पीपी, ठीक है, दूसरा सोशलिस्ट पार्टी है। जनरल इलेक्शंस हुआ, ठीक है, और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर थे पेड्रो सांचेस। इसके बाद इलेक्शंस हुआ। इलेक्शंस में क्या है ना, पॉपुलर पार्टी जो राइट विंग पॉपुलर पार्टी, उन्हें ज्यादा वोट्स मिला पर मेजोरिटी नहीं मिल पाया। सरकार बनाने के लिए उन्हें अलायंसेस बनाना पड़ा। अब आपको पता ही है दोस्तों, कोई भी कंट्री में जब अलायंसेस की बात आती है तो कंफ्यूजन होता है। मतलब कोई इतना सपोर्ट नहीं करते, कोई अगर बोलेंगे कि मुझे आपके साथ अगर रहना है तो मुझे आपको मिनिस्टरशिप देना होगा, ये देना होगा, वो देना होगा, इस तरह का प्रॉब्लम्स रहता है। तो वही प्रॉब्लम स्पेन में भी हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो स्पेन का जो हेड ऑफ द स्टेट है, स्पेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और स्पेन का जो किंग है वो है किंग फिलिप सिक्स्थ, ठीक है। तो किंग फिलिप सिक्स्थ ने ये बोला है, आपके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रहा है, आपको अगर सरकार बनाना है तो मेजोरिटी प्रूव करना होगा। तो जो राइट विंग पार्टी है, पॉपुलर पार्टी, वो अपनी मेजोरिटी प्रूव भी नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा अनसर्टनिटी चल रहा है। इसलिए किंग फिलिप सिक्स्थ ने अभी बोला है, जो पुराना प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेस, ठीक है, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जब तक प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर ये पॉलिटिकल डेडलॉक कुछ महीनों में खत्म नहीं करेंगे, स्पेन में फिर से एक इलेक्शन होने का चांसेस है। तो अभी के लिए जो पुराना प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेस, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है। साथ साथ में स्पेन का मैप भी देख लेते हैं। स्पेन एक साउथ यूरोपियन कंट्री है दोस्तों। स्पेन का बॉर्डरिंग कंट्री से लेफ्ट साइड में पोर्चुगल एंड नॉर्थ साइड में फ्रांस, दो ही कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है अपना स्पेन जो है। स्पेन का नॉर्थर्न साइड में आपको बे ऑफ बिस्के दिख रहा है, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है, एंड साउथर्न साइड में अल्बोरन सी दिख रहा है, जो मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। स्पेन और मोरक्को के बीच में एक स्ट्रेट है दोस्तों, जो मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ अटलांटिक सी को कनेक्ट करता है, और ये स्ट्रेट का नाम है द मोस्ट फेमस, क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको पूरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।